नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहने वाले हैं और टॉप 30 एमसीक्यूज में 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि टीचर्स एवं लर्निंग के प्रश्न हैं और आपको पता है यहाँ से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो भाई, जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षा जगत का चैनल है, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आई कार्ड पे एक लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आइए स्क्रीन पर प्रश्न देखते हैं और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कल जो प्रैक्टिस था उसका लास्ट क्वेश्चन यह था कि पाठ्यक्रम के निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। तो आपको हमने बताया था मध्यस्थ चर में आता है। जो पाठ्यक्रम है आपका, तो शिक्षण में मध्यस्थ चर में आपका आता है। और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। किस एक शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती। देखिए, अनुकरण में नहीं मिलती है, अभिप्रेरणा पे, स्कूल के बस्ते पे या पुरस्कार पर। तो दोस्तों, किस एक से शिशु के अधिगम को, तो स्कूल के जो बस्ता होता है शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण में मिलती है, अभिप्रेरणा में, पुरस्कार मिलती है, लेकिन स्कूल के बस्ता में आपका नहीं मिलता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावशाली घटक है। जो सशक्त अभिप्रेरणा है वह सीखने का एक प्रभावशाली घटक है। वह कौन सा घटक है? तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावशाली जो घटक है वह सीखता सिखाता है। क्या है? सीख सिखाता है। जो सशक्त अभिप्रेरणा होता है वह दोस्तों सीख सिखाता है, इसलिए सीखने का एक प्रभावशाली घटक आपका सीख सिखाता है। सीख सीखना हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। सभी आप लोग भावी अध्यापक हैं और सभी ये टीचर्स फैमिली है। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर ये सभी शिक्षकों का चैनल है और शिक्षक भर्ती का चैनल है। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार दोस्तों क्या है? विद्यालय एक विशेष वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है, या उपरोक्त सभी है। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशेष वातावरण है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है आपका, सीखने का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किनके ऊपर निर्भर रहता है। तो सीखने का जो स्थानांतरण होता है तो वह आपके सीखने वाले की इच्छा पर भी निर्भर रहता है, उसकी शैक्षिक योग्यता पर भी निर्भर रहती है और सामान्य बुद्धि पर भी निर्भर रहता है। यानी कि सीखने का स्थानांतरण जो है इन सभी ऑप्शन पर आपका निर्भर रहता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या दिया है? यह किसने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है? क्या है? अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है, किसने कहा था? यह कथन किसका है? स्टेटमेंट किसका है? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, तो स्किनर ने कहा था। आपके स्किनर जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है। किसने? स्किनर ने कहा था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। दोस्तों, जो रचनात्मक लेख होते हैं उनका नियोजन होना चाहिए। उनका नियोजन कैसे होना चाहिए? तो उनका नियोजन दोस्तों केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो रचनात्मक खेल जो होता है दोस्तों, वह रचनात्मक खेल का नियोजन जो है सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी छात्रों का रचनात्मक नियोजन होना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप लोग सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी लोग बताएंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर प्रारंभ करना हो तो सबसे पहले एक कुशल अध्यापक यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, या आप लोगों को क्या करना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले? तो बहुत अच्छा होगा। तो आप क्या करेंगे? छात्रों को दंडित करेंगे, या चुटकुले सुनाएंगे, या अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, या आराम करेंगे? क्या कर सकते हैं शिक्षण अधिगम को प्रारंभ करना हो?
एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कुशल अध्यापक होने के नाते आपको अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी होगी। क्या करना होगा प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? अधिगम की परिस्थितियां जो हैं उनको उत्पन्न करनी होगी, जिससे बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ सकें। अगला प्रश्न आइए, स्क्रीन पर आ चुका है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। सभी टीचर्स लोग हैं, टीचर्स फैमिली है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्थानांतरण अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है कि स्थानांतरण अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक है, वह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसने कहा कि भाई स्थानांतरण जो है अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन दोस्तों आपके फ्रेंडसन का हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने फ्रेंडली बात की थी। फ्रेंडसन का कथन है, फ्रेंडसन का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप हम अपनी गलतियों को करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं या रुकावट डालते हैं। देखिए सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो है निरंतर प्रयास के जो परिणाम स्वरूप, देखिए जो अब कोई सीखता है उसके जो परिणाम आते हैं निरंतर प्रयास करने पर ही आते हैं। तो हम अपनी गलतियों को क्या करते हैं? तो उस समय पर हम अपनी गलतियों को क्या करते हैं दोस्तों? सही ऑप्शन हो जाएगा कम करते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप सीखेंगे उस दौरान जब निरंतर प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, कभी हमारा देखिए 30 में से हमें कभी 10 सही होगा, कभी 12 सही होंगे, कभी 15 सही होंगे, 20 सही होंगे, 22 सही होंगे, इसी तरह बढ़ता जाएगा। यानी कि कम क्या गलतियां हम कम कर देंगे, यानी अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपनी गलतियों को कम करते हैं। एक्सपीरियंस लोग क्या करते हैं? अपनी गलतियों को कम करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस के आधार पर प्रश्न है, नए पैटर्न पर है। प्रश्न है कर्ट लेविन के अनुसार अधिगम किसका संगठन है? दोस्तों तो कर्ट लेविन के अनुसार जो अधिगम है वह किसका संगठन है? तो वह परिवर्तन का संगठन है। क्या सही है? क्या सही आंसर? जी हाँ बिल्कुल सही है। कर्ट लेविन के अनुसार जो अधिगम किसका संगठन है? तो वह परिवर्तन का संगठन है। किसका संगठन हो जाएगा? परिवर्तन का संगठन हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में कौन सी विधियां उपयुक्त होगी? तो दोस्तों शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा को अगर बढ़ाना हो, अभिप्रेरणा को बढ़ाने वाली जो विधि उपयुक्त होगी वह होती है प्रशंसा, निंदा ये भी होती है, कक्षा का वातावरण भी होता है और शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भी होती है। यानी उपरोक्त सभी ये तीनों जो आपके हैं विधियां दोस्तों शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने हेतु उपयुक्त होंगी। उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? स्क्रीन पर है। सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर ही होते हैं और सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात जो शिक्षा शास्त्री है वह कौन है आपके? क्या वह ग्राहम बेल हैं? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं? ये जॉन स्टुअर्ट हैं या थॉर्नडाइक है? दोस्तों राइट आंसर जानेंगे तो प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री आपके थॉर्नडाइक हैं। कौन है यहाँ पे? थॉर्नडाइक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या होगा? दोस्तों जो अधिगम को प्रभावित कर दे वह व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है परिपक्वता समूह। क्या होता है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत कारक मतलब परिपक्वता समूह, अपने आप में परिपक्व होना चाहिए। वह समूह क्या होना चाहिए? परिपक्वता होनी चाहिए। तो परिपक्वता समूह जो होता है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक माना जाता है। सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर दी होंगी, उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोग शेयर कर दिए होंगे। सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट हैं, सभी टीचर्स फैमिली है, सभी अपने ग्रुप में शेयर करें। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये 3 जो प्रैक्टिस होने वाले हैं। कल हमने जो प्रैक्टिस किया 30 क्वेश्चन, आज हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, कल भी 30 क्वेश्चन करेंगे। ये 90 क्वेश्चन में 5 नंबर आपके बिल्कुल कन्फर्म होंगे, यानी कहीं भी आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। 5 नंबर कन्फर्म, यानी समझ लीजिए 25 नंबर आपके फिक्स होते नज़र दिख रहे हैं।
प्रश्न है कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं होता। तो सभी लोग जानते हैं जन्मजात प्रेरक की बात की गई है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि देखिए जन्मजात प्रेरक भूख भी होती है, जन्मजात होता है, ठीक है, जन्म लेने के बाद ही बच्चा भूख होता है, प्यासा भी होता है, निद्रा भी लगती है, सोता भी है। लेकिन जो आदत होती है, आदत जो है दोस्तों ये जन्मजात प्रेरक नहीं कहलाएगा। तो जन्मजात प्रेरक नहीं है वह आदत, आदत आपकी जन्मजात प्रेरक नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अभिप्रेरणा जो है किसी से प्रारंभ होती है और उसके प्राप्त के बाद समाप्त हो जाती है। किसके भैया, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, किसके प्राप्त के बाद प्रारंभ होती है और फिर उस किसी के प्राप्त के बाद आपके समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देख लेते हैं, शिक्षक भर्ती के प्रश्न है, आइए जरूर देखेंगे और इसका राइट आंसर भी जानेंगे दोस्तों। अभिप्रेरणा जो है दोस्तों किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है। अभिप्रेरणा जो है किसी आवश्यकता से आपके प्रारंभ होती है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्त होने के बाद समाप्त हो जाती है। दोस्तों जब हमें आवश्यकता होती है, आप लोग इस चैनल पे आए हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रश्नों को हल कर रहे हैं, यानी कि इन प्रश्नों को आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप प्रारंभ कर रहे हैं, पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। जब आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, यानी सरकारी सीट एक जब आप मिल जाएगी, यानी कि प्राप्त के बाद समाप्त हो जाएगी, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ना बंद करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन होंगे, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत जो होंगे कौन से हो सकते हैं, अंतर्नाद सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत ये तीनों हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी मित्रों को, सभी शिक्षक बंधुओं को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न है कि अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार की हो सकती है। अधिगम की प्रक्रिया क्या सकारात्मक हो सकती है, क्या नकारात्मक हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं, या कोई नहीं हो सकती है। तो अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार हो सकती है, फटाफट कमेंट करें दोस्तों, वीडियो पॉज करें, कमेंट करें, देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया आपके किस प्रकार होती है, सही आंसर जानेंगे। देखिए आप अधिगम की प्रक्रिया सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है, वह बच्चे पर पड़ता है, बच्चा क्या है, सकारात्मक ले रहा है कि नकारात्मक ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन पे देखेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया आपके दोनों प्रकार से होती है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी प्रश्नों को, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक की देन है। कौन से मनोवैज्ञानिक की देन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो देन है किस मनोवैज्ञानिक के है, तो गेस्टाल्टवादी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के देन है। तो समझ लीजिए गेस्टाल्टवादी आपके कैसे वैज्ञानिक हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादी द्वारा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न है कि एक बालक में व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का भी क्या होता है। क्या होता है भैया, एक जो बालक है, एक बालक में व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का भी होता है, रूपांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, हस्तांतरण होता है, या प्रतिस्थापन होता है। आपके नज़रिए से क्या होगा, आपके नज़रिए से एक बालक में व्यक्तित्व संबंध विशेषताओं का भी क्या होता है, फटाफट कमेंट करें। आइए सही आंसर जान लेते हैं। एक बालक में व्यक्तित्व संबंधी जो विशेषताओं का भी स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज्ञान जाना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक बालक व्यक्तित्व संबंधी विशेषता, यानी अगर आपकी विशेषता है और दूसरे बच्चे भी या बालक पे जा रही है, वह विशेषता हो जाएगी, तो आपकी स्थानांतरण कहलाती है, यानी विशेषताओं का स्थानांतरण होता है, यानी आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर देंगे। अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या होता है प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, सभी मेरे प्यारे मित्रों, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या होता है मित्रों, तो अधिगम नियोग्यता को जो लक्षण होता है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वह होता है अवधान संबंधी बाधा या विकार होता है। अधिगम नियोग्यता यानी अवधान संबंधी बाधा या विकार होगा, थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अभी 10 क्वेश्चन और हैं, अभी वीडियो को देखना है, अभी आपको लोगों को 5 से 6 मिनट देना है, अभी 10 क्वेश्चन बाकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास चल रही है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद सबों को, जय हिंद दोस्तों सभी को। अगला प्रश्न आ गया है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय
किसका किसका जरूर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 2 रिक्त स्थान है। 2 रिक्त स्थानों पर ऑप्शन भरना है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन दोस्तों करते समय जो होता है आपके विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना बहुत जरूरी होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है बहुत अच्छा, बहुत ही वेरी गुड सभी मित्रों को। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन है भैया जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता हो, अधिक स्वतंत्र रखता हो। तो अधिक स्वतंत्र देने वाला अधिगमकर्ता को क्या वह संरचनावाद है, क्या वह क्रियाशीलतावाद है, व्यवहारवाद है या आपका सृजनशीलतावाद है। तो दोस्तों अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है वह कौन देता है, तो सृजनशीलतावाद ही देता है। सृजनशीलतावाद जो है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है। अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर, लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद दोस्तों एक बार सभी मित्रों को। अगला प्रश्न है जीन पियाजे जी, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। बालक की 4 अवस्थाएं कौन बताया भैया? जीन पियाजे ने। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? पियाजे जी के जो संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण है, 4 चरण टोटल होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया कि आपके प्रथम चरण का क्या नाम है या किस नाम से जाना जाता है। आइए सही आंसर, राइट आंसर जानेंगे। तो सभी लोग जानते हैं संवेदी गतिशील स्तर या संवेदी गामक अवस्था। क्या आपका संवेदी गामक अवस्था या संवेदी गतिशील स्तर जो है जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक का प्रथम चरण होता है और प्रथम चरण का नाम है संवेदी गतिशील या संवेदी गामक अवस्था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग जो है वह प्रकृति का हृदय है। यह किसका कथन है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवेग प्रकृति का हृदय है, किसका कथन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा भैया मैकडूगल का है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा कथन है, छोटा सा स्टेटमेंट है, एक लाइन का है। एक लाइन का है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग जो होता है, ठीक है, वह प्रकृति का हृदय होता है। किन्होंने कहा भैया? मैकडूगल ने कहा है। गूगल ने नहीं कहा है, गूगल ने नहीं कहा है। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। याद रखिएगा, संवेग प्रकृति का हृदय है। किसने कहा है? गूगल ने नहीं, मैकडूगल ने कहा है। नोट कर लेंगे सभी लोग दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मेरे प्यारे मित्र जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती के सिलेक्शन यानी कि जायसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। ऐसा कौन सा कथन है जो अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त ही नहीं है? तो अभिप्रेरणा के एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त कथन नहीं है, वह कौन सा ऑप्शन है? वह कौन सा ऑप्शन है? वह है यह कि यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह संदर्भ उपयुक्त नहीं है, बल्कि जो उपयुक्त हो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो कथन है अभिप्रेरणा के एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त कथन है, वह है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्ट रखता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो आपके अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त कौन है? पहला है, दूसरा है, फोर्थ है, लेकिन तीसरा आपका उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। तो प्रश्न यही पूछा कि अनुपयुक्त कौन सा है? उपयुक्त नहीं है, तो वह आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन अभी और बचे हैं आपके। फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लाटेस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है। लाटेस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रेरक किस प्रकार का कारक कहलाता है। प्रेरक आपका क्या वह आंतरिक कारक है, बाह्य कारक है, या शारीरिक एवं मानसिक है, या सभी कारक हैं? तो प्रेरक किस प्रकार का कारक है? सभी मित्र कमेंट करेंगे, सभी शिक्षक बंधु हैं। तो प्रेरक आपका एक आंतरिक कारक कहलाता है। प्रेरक कैसा कारक है? आपका आंतरिक कारक है और संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कैसा होगा? क्या यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, भाषा विकास है? दोस्तों बात की गई है संवेदना की, संवेदना के ज्ञान की बात की गई है, यानी संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कैसा विकास हो जाएगा भैया? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह आपका मानसिक हो जाएगा। कैसा विकास हो जाएगा? आपका मानसिक विकास हो जाएगा। और अगला प्रश्न फटाफट स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में
किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है, तो वह अवस्था होगी आपकी शैशवावस्था। दोस्तों संवेगात्मक विकास होता है शैशवावस्था की अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है, वह अवस्था है आपकी शैशवावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक बालक किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई बच्चा आप देखेंगे जैसे आप करते हैं वैसे क्रिया करने लगे, यानी उस आयु में जैसा व्यक्ति या आप लोग करेंगे, जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही बालक दोहराने लगे। यानी जब एक बालक किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य का व्यवहार करता है, यानी नकल करने लगता है, डुप्लीकेट हो जाता है, तो यह करना उसे क्या कहेंगे। तो यह करना दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे आपका अनुकरण करना कहला जाएगा। यानी व्यक्ति का वह जो रूपांतरित करता है, देखकर वही व्यवहार करता है, कार्य करता है, वह आपका अनुकरण कहलाएगा, अनुकरण कहलाएगा। और अगला प्रश्न आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बेहतर कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक बेहतर कक्ष अधिगम के लिए आपकी क्या वाद विवाद विधि है, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि है, या आपकी अवलोकन विधि है, या तीनों विधि सही होंगी। तो एक बेहतर कक्षा अधिगम के लिए जो विधि प्रयोग में लाई जा सकती है, जो विधि प्रयोग में किया जा सकता है, वह आपकी विधि है। कौन है भैया, वाद विवाद भी होगी, प्रयत्न त्रुटि विधि भी होगी, और अवलोकन विधि भी होगी। यानी उपरोक्त तीनों विधियां जो हैं एक बेहतर कक्ष अधिगम के लिए प्रयोग में किया जा सकता है, तीनों विधियों का किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बताइए 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा, लाजवाब होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। और दोस्तों आने वाला प्रैक्टिस सेट है वो भी 30 क्वेश्चन का रहेगा, और ये 3 प्रैक्टिस सेट आपके 5 से लेके 6 नंबर कंफर्म कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। और आने वाले प्रश्न इससे भी बेस्ट होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, या शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं, या टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।